हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलवाने वाली हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना है बी फार्म के बाद, तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें है, काफ़ी अच्छा तरीके से वो आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें, जो कि शायद हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो सीधा मैं आपको मिलवा देती हूँ अवनीश राजपूत सर से। सीधा आप उनसे मिलिए और वो आपको जिस तरीके से गाइड करेंगे, आपको उनके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरी हो, वो बाद में आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देना, तो दोबारा से उनके साथ हम आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके साथ Q&A करवा देंगे। ओके, सीधा मिलते हैं अवनीश राजपूत सर से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। हाँ कैसे हो जी आप? सर, बस सर बढ़िया, आप बताइए। बस हम भी ठीक हैं। हाँ जी सर। तो सर कुछ क्वेश्चन है मेरे आज, जो मतलब हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, है ना, कि उनके फ्यूचर हाँ जी। में देखिए आप भी जानते हैं बी फार्म में एडमिशन अब अगर मैं 12th पास आउट बच्चे की बात करूँ तो हर चौथा या पांचवा बच्चा बी फार्म की साइड जा रहा है या फार्मेसी की साइड जा रहा है ना। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। उन्हें ये नहीं पता है कि बी फार्म के बाद या डी फार्म के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मेसी की डिग्री आ जाने से आपको पैसा मिलेगा। उसके अलावा स्ट्रगलिंग जो उनकी शुरू होती है वो डी फार्म या फिर बी फार्म करने के बाद होती है। तो हमारे स्टूडेंट को कुछ आप इस तरीके से गाइड कीजिएगा। मेरे कुछ सवाल हैं जो कि शायद स्टूडेंट के भी यही क्वेश्चन होंगे कि किस तरीके से आपको बी फार्म करने के बाद आपको किस सेक्टर में जाना चाहिए, अगर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करूँ। ठीक है सर। तो सबसे ठीक पहले है, मैं ठीक आपसे, है। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने फार्मेसी कब पास आउट किया था, मतलब बी फार्म कब पास आउट किया था आपने। बी फार्मा मैंने 2017 में पास आउट किया था। हाँ जी सर। तो आपने डायरेक्ट बी फार्म में एडमिशन लिया था या फिर पहले आपने डी फार्म किया है। मेरा सबसे पहले 12th के बाद डी फार्म था, उसके बाद लेटरल एंट्री से मेरा बी फार्म हुआ था। अच्छा सर, तो मतलब 2014 में मैंने डी फार्म पास आउट किया, उसके बाद 2017 में मैंने बी फार्म पास आउट की थी। अच्छा ठीक है सर। तो अब मेरा ये भी क्वेश्चन होगा आपसे कि जैसे आपने 12th के बाद पहले डी फार्म किया फिर बी फार्म किया, तो ऐसा क्यों कि डायरेक्ट बी फार्म क्यों नहीं किया आपने। सबसे पहले जो दिक्कत आज के बच्चों के सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने भी रही। एक तो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ये हाँ रहा जी। कि शुरू में इंटरेस्ट रहा कि हमें मार्केटिंग के लिए आगे बढ़ना है, तो डी फार्म एक एज ए शॉर्टकट आप मानते हैं कि डी फार्म आप कर लीजिए और आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में आराम से आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं। हाँ जी। हाँ फिर जी। डिप्लोमा करने के बाद करते करते ये लगा जो एक कंफर्ट आता है जॉब करने का, वो इंडस्ट्री में आता है, जिससे आप डी फार्म में अगर आप एडमिशन लेके डी फार्म कंप्लीट करते हो तो आप इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके बाद इसलिए मैंने बी फार्म को चूज़ किया। अच्छा चलिए ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आज के जो हमारे बच्चे हैं वो अगर डी फार्म करें तो उन्हें वो स्किप करके बी फार्म ही करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर उनका इंटरेस्ट मार्केटिंग में ज़्यादा है हाँ जी। और अगर उनको ऑप्शन अपने आप को मल्टीपर्पज़ बनाना है, ऑप्शन अपने आगे खोलने हैं, तो मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आप बी फार्म करने के बाद नहीं जा सकते। आप बी फार्म करने के बाद भी मार्केटिंग में जा सकते हो। डी फार्म आज के टाइम में बस इतना रह गया है कि अगर आपको मेडिकल स्टोर वगैरह कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। करना है, अपनी अपनी ड्रग शॉप ओपन करनी है, तो ये आप एक शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको करना चाहिए तो बी फार्म सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, आपको ये करना चाहिए। नॉलेज सबसे ज़्यादा उसी में मिलेगी और आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आगे जाने के लिए, करियर बनाने के लिए। हाँ जी। हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सर मैं आपसे नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि बी फार्म करने के बाद स्टूडेंट को किस सेक्टर में जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सेक्टर को स्किप किया जाए तो उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में उसे कहाँ जाना चाहिए। आप डिग्री की बात कर रहे हो ना, बी हाँ फार्म जी, की? बी फार्म के बाद। देखो, बी फार्म करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब आप कहाँ करें कहाँ ना करें, कैसे जॉब मिलेगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सबके सामने आती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है आपको वहीं से बताऊंगा। हाँ जी। सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज प्लेसमेंट पे ध्यान देना है। अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में अगर आप प्लेसमेंट ले पाते हो तो कंफर्ट की नौकरी रहती है, कंफर्ट की जॉब रहती है, वहाँ से अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं है।
दूसरा रास्ता आपका ये रहता है कि अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर जॉब लेनी है तो आपको रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे, अपने जान पहचान निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आपको अपने सीनियर से कांटेक्ट रखना पड़ेगा। जो आपके सीनियर्स हैं, अगर आप उनके टच में ज़्यादा रहोगे तो जैसे ही वो पास आउट होने के बाद जॉब ज्वाइन करते हैं कहीं भी, तो जब आपका नंबर आता है पास आउट होने का, तो आप उनके रेफरेंस पे इजीली इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। तो क्या, विजिट तो आप हाँ जी, विजिट तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो किसी भी कंपनी में, पर उसमें क्या रहता है कि बहुत दूर दूर कंपनियां हैं, आपको आने जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, नेगेटिविटी आती है, हर जगह वैकेंसी नहीं होती, हर जगह जॉब नहीं मिलती। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, या तो कॉलेज कैंपस से प्लेसमेंट मिल जाए या फिर आपकी सीनियर से अप्रोच अच्छी हो, उनका रेफरेंस मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस तो ऐसे होते हैं, और अब तो प्राइवेट कॉलेजेस इतने सारे हो गए हैं कि प्लेसमेंट का तो ये है कि नहीं कोई हर कोई प्रोवाइड करवा पाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को अपने सीनियर से ज़्यादा कांटेक्ट रखने चाहिए। सीनियर से ज़्यादा कांटेक्ट रखना चाहिए, और क्योंकि सीनियर अपने सीनियर से कांटेक्ट रखता है तो एक बेसिकली एक चैन बन जाती है, जिससे आपको रेफरेंस मिल जाता है, और जो बंदा कंपनी में जॉब कर रहा है उसके रेफरेंस पे कंपनी जल्दी प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट विजिट वाले को नहीं लेती है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कि जो डिग्री होती है, कहने का मतलब जो एवरेज बच्चे का आता है, मार्क्स जो आते हैं, क्या वो भी उसके ऊपर भी जॉब डिपेंड करती है क्या? जॉब डिपेंड करती है सबसे पहले आपकी नॉलेज के ऊपर, और वो नॉलेज आपको कहाँ से गेन होगी। देखो, आप रेगुलर किसी कोर्स को कर रहे हो, नॉलेज तो आपको तब भी होती है। इंडस्ट्री को चाहिए कि आपने जो 1 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, आप भी जानते हो फार्मेसी के अंदर, हाँ जी। बी फार्म में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है बच्चे की, अगर उसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छे से की है तो सबसे ज़्यादा यही देखते हैं उसके अंदर कि आपको इंडस्ट्री के अंदर आप जानते हो कि क्या क्या काम करा जाता है, क्या क्या काम नहीं करा, सबसे ज़्यादा ये देखते हैं। दूसरी बात, आप मार्क्स की बात कर रहे हो, परसेंटेज की बात कर रहे हो। अगर आप रेगुलर कॉलेज गए हो और आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप अगर सिर्फ 65 प्लस अबव या 70 तक अपने परसेंटेज बना सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, तो मतलब ये कहने का यही है, सीवी में देखा तो यही जाता है कि इससे एक तरीके से जज कर लिया जाता है स्टूडेंट को। हाँ, एक कि मार्क्स की कंसिस्टेंसी, एक परसेंटेज कंसिस्टेंसी रहनी ज़रूरी है, 65 अबव होना चाहिए, हाँ मेरा जी, ये मानना है। जी बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा मतलब जैसे इंडस्ट्री में अगर कोई स्टूडेंट चला जाता है तो उसे किस फील्ड में जाना चाहिए, किस सेक्टर में इंडस्ट्री जाना के चाहिए? अंदर, हाँ, इंडस्ट्री के अंदर, हाँ, सेक्टर बोल सकते हो आप, डिपार्टमेंट बोल सकते हो। अगर आप इंडस्ट्री के अंदर डिग्री करने के बाद जाते हो, और अगर एम फार्मा करने के बाद जाते हो, मैं थोड़ा ऊपर से चलता हूँ, अगर आपने बी फार्मा के बाद एम फार्म भी कर लिया है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर होता है, लगभग सभी अपनी कंपनियां, इंडस्ट्रीज अपना बना के रखती हैं नए मॉलिक्यूल्स की रिसर्च के लिए, हाँ तो आप जी। वहाँ जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप जॉब ले सकते हो। उसके बाद अगर आप बी फार्म हो और आपको इंडस्ट्री के अंदर जॉब करनी है, तो सबसे पहले वहाँ अदरवाइज डिपार्टमेंट बने होते हैं। सबसे पहले होता है आपका, अगर आप जाना चाहो तो आप ग्रैन्यूल डिपार्टमेंट जा सकते हो, ग्रैन्युलेशन में जा सकते हो। नंबर 2 आपका आता है, आप जा सकते हो कंप्रेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे ग्रैन्यूल्स को प्रेस करके टैबलेट बनाई जाती है, हाँ जी। मशीनें चलती हैं, बड़ी बड़ी बाइलेयर मशीनें होती हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं। नंबर 3 पे आता है आपका कोटिंग, कंप्रेस होने के बाद टैबलेट कोटिंग के लिए जाती है, तो इसलिए कोटिंग का भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, आप कोटिंग का डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 4 डिपार्टमेंट आपका आ जाता है पैकेजिंग, कोटिंग होने के बाद टैबलेट पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जाती है, आप पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका क्यूसी डिपार्टमेंट, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, इसमें एसए वगैरह रहते हैं, क्वालिटी चेक होती है। एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट। मेरा सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस रहता है कि अगर कोई बच्चा फ्रेश है, ज्वाइन करता है, अगर उसके सामने कंपनी ऑप्शन रखती है, इंडस्ट्री ऑप्शन रखती है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहोगे, तो बच्चे को क्यूए डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि क्यूए डिपार्टमेंट वाला बंदा मल्टीपर्पज़ हो जाता है। वो ग्रैनुलेशन को भी देखता है, वो कंप्रेशन को भी देखता है, वो कोटिंग को भी देखता है, और वो पैकेजिंग को भी देखता है। तो इन फ्यूचर आपको अगर अपनी जॉब को सिक्योर करना है तो आपको मल्टीपर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप कंपनी के लिए मल्टीपर्पज़ अगर हो तो कंपनी आपको बाहर नहीं निकालेगी, हमेशा आपको रखेगी, आप प्रेफरेंस पे रहोगे। तो मेरा मानना यही है कि डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, हाँ कोई जी। भी डिपार्टमेंट मिले अच्छा है, ज्वाइन करना चाहिए, पर अगर क्यूए मिल जाए तो बेस्ट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जैसे क्यूए डिपार्टमेंट जो आपने बताया, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स को? हाँ, क्यूए डिपार्टमेंट में क्या रहता है कि जो बंदे कंप्रेशन में रहते हैं, ग्रैनुलेशन में रहते हैं, उन सभी के साथ क्यूए डिपार्टमेंट का एक बंदा रहता है।
हाँ जी। क्यूए डिपार्टमेंट के बंदे का काम क्या होता है, जो ग्रेन्युलेशन में बंदे हैं, कंप्रेशन में, कोटिंग और पैकेजिंग में बंदे हैं, जो वो अपनी रीडिंग्स ले रहे हैं ग्रैन्यूल्स के साथ, टैबलेट्स के साथ, कोटिंग में और पैकेजिंग में, उन रीडिंग्स के साथ साथ एक क्यूए वाला बंदा रहता है जो पूरे फ्लोर को देखता है। अकेला या 2 बंदे होते हैं, वो साथ साथ काम करते हैं। उनके साथ साथ उसका काम होता है, आपने ग्रैन्यूल्स लिए, आपने मिक्सिंग की, ग्रैन्यूल्स की मिक्सिंग होती है, हाँ जी। ठीक है, आप पता हो ग्रेनुलेशन टेक्निक होती है, वेट हम्म, ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, तो हाँ, हाँ। उनमें जो प्रोसीजर फॉलो होता है उस प्रोसीजर का स्टैंडर्ड बना रहे, इसीलिए साथ साथ क्यूए वाला बंदा भी अपनी रीडिंग लेता है। अगर समहाउ आपकी रीडिंग गलत हो जाती है या आप कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो वो गड़बड़ वहीं पे पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वो उसके पीछे अपना प्रोसेस दोबारा फॉलो करता है। एक तरफ आप रीडिंग लेते हो, एक तरफ वो रीडिंग लेता है। अगर आपकी और उसकी रीडिंग में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर देखने वाली बात होती है, वो वहीं पे कमी पकड़ में आ जाती है। इसलिए क्यूए डिपार्टमेंट वाला बंदा कंप्रेशन में भी जाएगा, वहाँ जाके देखेगा टैबलेट्स का साइज़ वेरी तो नहीं कर रहा है, टैबलेट टूट तो नहीं रही है, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम वेरी तो नहीं कर रहा है। कोटिंग में देखेगा ब्लोअर सही चल रहे हैं, कोटिंग पेन सही चल रहा है। पैकेजिंग में देखेगा पैकेजिंग सही है, पैकेजिंग में एयर तो नहीं आ रही है, पैकेजिंग कहीं से फट तो नहीं रही है। हाँ ये जी। सारी चीज़ें उसका काम होता है देखना। तो क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा आराम से कहीं भी जॉब ले सकता है। ओके, तो मतलब सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्यूए हाँ डिपार्टमेंट को ही देनी चाहिए स्टूडेंट को, तो हाँ ऐसा अगर हो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह जैसे रहा था कि अगर क्वालिटी एश्योरेंस मिल जाए, क्यूए मिल जाए, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। कंप्रेशन मिले वो ज्वाइन कर लो, कुछ भी डिपार्टमेंट मिले आपको ज्वाइन करना चाहिए। इंडस्ट्री में बहुत कंफर्ट का काम होता है, आराम से काम होता है, तो आपको सीखना चाहिए। जी बिल्कुल। उसके बाद स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, अगर मैं एक इस एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ, स्टार्टिंग सैलरी? स्टार्टिंग सैलरी देखो, स्टार्टिंग सैलरी मार्केटिंग के अगर रिगार्डिंग देखें तो इंडस्ट्री में आपको थोड़ा कम पे स्टार्ट होता है, पर ऐसा नहीं है कि आप कम पे ही रहोगे हमेशा। आपको स्टार्टिंग में पैकेजिंग पहले मिलती है, क्या नाम है, सैलरी जो मिलती है पहले तो कम मिलती थी, अब धीरे धीरे ये रिफॉर्म होने लग रहा है। तो अब आपका सिर्फ सीटीसी बनता है, वो 14,000 to 15,000 के आसपास आपका सीटीसी बनता है। ओके, चलिए ठीक है। अभी सर ऐसा भी है कि जैसे स्टूडेंट्स का कुछ का कहना है, जो जूनियर्स भी है हमारे, जो देखा गया कि 8,000 10,000 इस तरीके से सैलरी स्टार्टिंग हो रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो स्टार्टिंग सैलरी इसलिए हो सकता है कि या तो आपने एक रेप्यूटेड इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की है, सबसे पहली बात। हाँ जी। सबसे दूसरी बात, अगर आपको सबसे पहले ज्वाइन करना है तो अब क्या है, इंडस्ट्रीज़ का रूल रहता है कि सीटीसी तो आपका थोड़ा ज़्यादा रहता है, मे बी कहीं 12,000 सीटीसी है, तो उनको स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हम आपको शुरू के 3 महीने जो होते हैं वो होता है ट्रेनिंग पीरियड, आपका लर्निंग पीरियड होता है। उस लर्निंग पीरियड में वो आपको सैलरी कम देते हैं, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आपका सीटीसी तो 12,000, 3 महीने के बाद आपकी सैलरी फिर वहीं चली जाती है जितना आपका सीटीसी आपको शुरू में बताया जाता है एचआर डिपार्टमेंट द्वारा। पर आपको जो शुरू के 3 महीने होते हैं, उन 3 महीनों में आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं, आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसका वो इसलिए आपको हो सकता है कि आपको 8,000 या 9,000 आपको सैलरी दे रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, ये कंफ्यूजन भी स्टूडेंट का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ग्रोथ कैसे होती है इसमें? देखो ग्रोथ का सीन क्या होता है, ग्रोथ में क्या रहता है, सबसे पहले तो आपको अपनी जो स्किल्स हैं वो आपको डेवलप करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में चले गए, आप कंप्रेशन डिपार्टमेंट में हो, जो काम आप डेली कर रहे हो कंटिन्यू वही काम आपको करना है। आपके आसपास एनवायरनमेंट बना रहता है, क्यूए का बंदा घूमता है, आप क्यूए में हो तो आप कंप्रेशन में भी घूमते हो, दूसरे में भी जाते हो, क्यूसी डिपार्टमेंट भी जाते हो, सब जगह जो आपका आना जाना रहता है, आपका थोड़ा फ्रेंडली नेचर बन जाता है, तो आप उनसे चीज़ें सीख सकते हो कि भाई कोटिंग में क्या होता है। आपको टाइम मिलता है, आप कोटिंग डिपार्टमेंट में जा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिल्कुल आपको पाबंदी रहती है आप दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। तो एक फ्लोर पे सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। जितनी स्पीड से आप अपनी स्किल्स डेवलप कर लोगे उतनी ही स्पीड से आपकी ग्रोथ के चांस है। उसके बाद जब आप स्किल डेवलप कर लोगे तो आप कंपनी स्विच कर सकते हो। 2 साल एक कंपनी में काम करके या 3 साल एक कंपनी में काम करके आपको कंपनी स्विच करनी है। जैसे ही आप कंपनी स्विच करोगे, आप दूसरी इंडस्ट्री में जाओगे, तो आपकी स्किल्स और आपकी जो आप मल्टीपर्पज़ अगर उनको आप दिखाई दोगे तो आपको जो सैलरी आप ऑफर करोगे हो सकता है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको रख लें। तो इसीलिए आपको अपनी स्किल्स डेवलप करते रहना होगा इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी, और आपको स्विच करना पड़ेगा एक कंपनी इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी से तीसरी। आपको सीखने का मौका मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, चेंज एनवायरनमेंट मिलेगा हर जगह, तो हर जगह सीखने का मौका मिलेगा और इसी से आपको ग्रोथ भी स्पीडली होनी शुरू हो जाएगी।
चलिए ठीक है सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगी कि जैसे प्लेसमेंट नहीं होता है किसी स्टूडेंट का, डायरेक्ट वो जा रहा है कंपनी ज्वाइन कर रहा है, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस भी उसे हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि एक सैलरी जो अच्छी खासी सैलरी होती है वो कहाँ तक पा सकता है एक एवरेज स्टूडेंट? देखो, इसमें ना सबसे पहले जो ज्वाइनिंग होती है एक ऑफिसर रैंक पे होती है। अब आप हाँ एक जी। फ्लोर पे अब आप एक फ्लोर पे सबसे पहले एक ऑफिसर रैंक पे लग गए। अगर आप बी फार्म हो तो 3 साल के बाद, आप 2-3 साल के बाद आप उसको स्विच करते हो, जैसे आगे जाओगे तो आप असिस्टेंट बन जाओगे। उसके बाद आप मैनेजर बन सकते हो। जी। और उसके बाद अगर आप इन सम हाउ अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन भी बढ़ा लेते हैं तो आपको कंपनी R&D डिपार्टमेंट में भी स्विच कर सकती है। और R&D डिपार्टमेंट वाला बंदा एक्सपीरियंस होने के बाद, और अगर आप R&D डिपार्टमेंट में भी नहीं हो और आप कंटिन्यू, आपको 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप 50-60 हज़ार तक आराम से सैलरी आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सैलरी कम मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। और चलिए। जैसे जैसे आप अपने स्किल्स बढ़ाओगे और स्विच करोगे, कंपनी आपको आपकी मुंह मांगी रकम देगी, आपको मुंह मांगी सैलरी मिलेगी। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो ग्रोथ जरूर होगी, आपके मन मुताबिक आपको सैलरी मिलेगी। हाँ जी। हाँ जी। मतलब स्किल्स एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, स्किल इस एनहांस करना, किसी भी प्रोफेशन में हो स्किल एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने आप को कहीं प्लेस कर पाओगे, अपने आप को आप कहीं बता पाओगे कि मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ। तो तभी तो आप पे कंपनी बैट लगाएगी, तभी तो आपको रखेगी। हाँ जी, सही बात है। मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। हाँ, कितनी मिलेगी आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुरुआत सबकी एक जगह से होती है, कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है। ये क्यों होता है? साथ वाला बंदा कोई आगे निकल, कोई पीछे निकल गया, क्योंकि उसने स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया, स्किल्स बढ़ा ली और कंपनी स्विच करता चला गया, तो आज उसकी अच्छी खासी सैलरी है। ओके, ठीक है। और वर्किंग टाइम क्या होता है इसमें, इंडस्ट्री वर्किंग में? टाइम ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। कुछ स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो सेल्फ प्रोडक्ट बनाती हैं, उनमें क्या रहता है कि उनमें 8-8 घंटे की ड्यूटीज़ भी होती हैं। हाँ जी। और जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं लाइक एकम्स, हम्म। उनमें नाइट शिफ्ट भी रहती है, 10-10 घंटे की ड्यूटी रहती है। पर दस ये घंटे है कि जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, अगर आप उनको फर्स्ट टाइम में ज्वाइन कर लेते हो, लाइक एकम्स कंपनी है, उसमें आपको काम करने का और सीखने का मौका बहुत मिलता है। और स्टार्टिंग पीरियड आप ये भूल जाओ कि आपको सीखना है, पहले 2 साल आपको सीखना है। अगर आप अपने आप को इस थॉट के साथ लेके जाओगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ओके, ठीक है। ये और आप हमारे स्टूडेंट को जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें किस तरीके से गाइड करना चाहोगे कि बी फार्म में, क्योंकि अभी फर्स्ट सेम के बच्चे हमारे पास हैं, अभी उन्होंने एडमिशन लिया है, फार्मा में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके से आप गाइड करेंगे? और उन्हें सबसे पहले तो मैं इसी के लिए बोलना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट को लगता है कि बी फार्म के जस्ट बाद उन्हें पैसा मिलने लगेगा और फार्मेसी के बाद बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो उनके लिए आप कुछ बताइए कि क्या उनका ये सोचना सही है, कितने हद तक ये सोचना उनका सही है? देखो, मैं एक एक करके सारी बातों का जवाब देता हूँ। हाँ जी। सबसे पहले तो बी फार्म जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए बताता हूँ। जो बी फार्म कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, आपके एक तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप सोच सकते हो, आप अपने फैमिली से लगा सकते हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आप भी और आपकी फैमिली में लगभग सभी लोग मेडिसिन खा रहे हैं। हाँ आज जी। नहीं तो एक हफ्ता के गैप पे खा रहे हैं, कोई रेगुलर खा रहा है। तो ये तो आप बिल्कुल नेगेटिव मत रहिए कि आप गलत प्रोफेशन में हो। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि, और कॉन्फिडेंस रहिए अपने आप में कि आप एकदम राइट प्रोफेशन में हो। आज का प्रेजेंट भी अपने टाइम पे आज पीक पे है और फ्यूचर भी और पीक पे जाने वाला है। हाँ जी। दूसरी बात, आपको कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस लेनी है। और आजकल तो BSP फार्मेसी जैसे ऐप है, अच्छा स्टाफ है, सब अच्छे पढ़ाते हैं, आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्लासेस रेगुलर लेनी चाहिए, कॉलेज में लेनी चाहिए। कॉलेज में समझ नहीं आ रहा, वहाँ समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हाँ आपने जी। कोर्स परचेज कर रखा है या लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आपको रेगुलर लेनी चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए। जी अपने बिल्कुल। आप को कोशिश करना है कि आप एक एवरेज बने रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप करेंगे तभी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एवरेज बने रहें, अपनी स्किल्स एनहांस करते रहें और अपने कम्युनिकेशन को बेटर करते रहें। हाँ जी। सबसे बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करते रहें, ताकि आप आने वाले टाइम में जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, जिससे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और रिकॉल कराओ ज़रा, और क्या पूछ रहे थे आप? हाँ जी, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फार्मेसी में सिर्फ एडमिशन ले लिया, उसके बाद तो पैसा आना ही आना है, कहाँ से आना है वो इन्हें नहीं पता है।
सिर्फ इन्हें लगता है फार्मा में एडमिशन ले लिया, फार्मा के बाद क्या करना है वो सोच के कोई भी एडमिशन नहीं लेता है। कहने का मतलब मेरा ये है जी। सबसे पहले तो ये रहता है, देखो अगर आपने बी फार्म अच्छे से कर लिया, नॉलेज लेके कर लिया, तो बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है कि आपका पैसा आना शुरू होगा। आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, आप रजिस्ट्रेशन से अगर आप मेडिकल स्टोर या लाइसेंस, अब आजकल होता है कि आप लाइसेंस रेंट वाला सीन चलता है, आपको हाँ आपको पॉकेट मनी मिल सकती है, पर आपका जो पैसा आना शुरू होगा वो आपकी मेहनत के बिना आना शुरू नहीं होगा। सबसे अच्छा कोर्स का फ़ायदा ये है कि आपको एज ए पॉकेट मनी आप अपना जेब खर्च निकाल सकते हो, पर जॉब ज्वाइन करोगे, सेक्टर से जुड़ोगे, इंडस्ट्री से जुड़ोगे, मार्केटिंग से जुड़ोगे, जहाँ आपको अपना जो बी फार्म है उसको आगे अगर आप बढ़ाओगे तभी आपको पैसा मिलना शुरू होगा। और आप यकीन मानिए, अगर आप अपनी स्किल्स एनहांस करते रहते हो, कंपनियां स्विच करते रहते हो, तो पैसों की बारिश होगी। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, काफ़ी अच्छा आपने समझाया स्टूडेंट्स को। मुझे तो लगता है स्टूडेंट्स को क्या, मुझे सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेके, और स्टूडेंट्स को भी हमारे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, हाँ जी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बीएसपी फार्मेसी का भी काफ़ी अच्छा रिव्यू किया, और हमारे स्टूडेंट के लिए भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जितने भी उनके क्वेश्चन होंगे आई थिंक सो वो सारे ही क्लियर हो गए होंगे उनके डाउट। फिर भी अगर कोई कमेंट करता है स्टूडेंट हमारा, किसी को भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सर के साथ हम दोबारा से रिव्यू करवाएंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का, या फिर जो भी आप क्वेश्चन बोलोगे उसके आंसर्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच।